परिचय। मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। यह अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल साहित्य और गणित के लिए जानी जाती है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मैसोस मध्य और पोटेमोस नदी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों दजला और फरात के बीच की उपजाऊ भूमि। आज ये इलाका आधुनिक इराक का हिस्सा है। यहाँ के शहरी जीवन की शुरुआत ने मानव इतिहास को लिखने की कला और व्यवस्थित व्यापार से परिचित कराया। 2. मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक रूप से विविधताओं वाला देश है। इसके उत्तर पूर्व में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां अच्छी बारिश होती है और खेती के लिए उपयुक्त माहौल है। उत्तर में ऊंची भूमि है जिसे स्टेपी कहा जाता है, जहां पशुपालन मुख्य आजीविका है। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ों तक जाने का रास्ता बनाती हैं। दक्षिण का हिस्सा एक रेगिस्तान है और यही वह जगह है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन कला का उदय हुआ। फरात और दजला नदियां पहाड़ों से उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थीं, जिससे यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती थी। 3. शहरीकरण का महत्व। शहर केवल बड़ी आबादी वाली जगह नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यापार और निर्माण बढ़ने लगती हैं, तब कस्बे विकसित होते हैं। शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, उन्हें पत्थर के औजारों के लिए, ईंधन के लिए या धातुओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस आपसी लेनदेन के लिए एक संगठित प्रशासन और श्रम विभाजन की जरूरत होती है। सामाजिक संगठन ही तय करता है कि कौन निर्माण करेगा, कौन हिसाब रखेगा और कौन सामान पहुंचाएगा। 4. शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों में समृद्ध था, लेकिन वहां खनिज संसाधनों की कमी थी। अधिकांश दक्षिण हिस्से में औजारों, मोहरों और गहनों के लिए अच्छे पत्थर, लकड़ी और धातुओं तांबा, रांगा की कमी थी। इसलिए वे अपना अनाज और कपड़ा बाहर भेजते थे और वहां से तुर्की या ईरान से धातु और पत्थर मंगवाते थे। व्यापार के लिए परिवहन का सबसे सस्ता और आसान तरीका जलमार्ग था। फरात नदी एक विश्व मार्ग की तरह काम करती थी, जिससे माल को नावों के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। 5. लेखन कला का विकास। मेसोपोटामिया के लोगों ने तब लिखना शुरू किया जब उन्हें अपने व्यापारिक लेन देन का हिसाब रखना पड़ा। वहां के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं टैबलेट्स पर लिखते थे। एक लिपिक गीली मिट्टी को गूंथकर उसे पट्टिका का आकार देता था और फिर सरकंडे की तीखी नोक से उस पर कीलाकार क्यूनेफॉर्म चिन्ह बनाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखाया जाता था ताकि वे पक्की हो जाएं। एक बार सूखने के बाद उन पर कुछ भी नया नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए हर लेन देन के लिए एक नई पट्टिका की जरूरत होती थी। 6. वारका शीर्ष, वारका हेड। ये 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक शहर में सफेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया एक स्त्री का सिर है। इसकी आंखों और भौहों में नीले लाजवर्द, लापिस लाजुली और सफेद शंख की नक्काशी की गई थी। ये दुनिया की बेहतरीन मूर्तिकला का एक नमूना है और ये दर्शाता है कि उस समय के लोग दूर देशों से कीमती पत्थर मंगाने और उन्हें इतनी सफाई से तराशने में कितने माहिर थे। 7. लेखन प्रणाली। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि में अक्षर नहीं होते थे, बल्कि चिन्ह या प्रतीक होते थे जो पूरे शब्द या ध्वनि को दर्शाते थे। लिपिक को सैकड़ों चिन्हों को याद रखना पड़ता था और बहुत सावधानी से गीली मिट्टी पर लिखना पड़ता था। ये एक बहुत ही जटिल कला थी, जिसे सीखने के लिए सालों की मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती थी। 8. साक्षरता। मेसोपोटामिया में साक्षरता बहुत कम थी। चिन्हों की संख्या और उनकी जटिलता के कारण केवल कुछ गिने चुने लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। यदि कोई राजा पढ़ना लिखना जानता था, तो वो इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में अपनी प्रशस्तियों, तारीफों में लिखवाता था। अधिकांश व्यापारिक और सरकारी काम पेशेवर लिपिकों द्वारा ही किया जाता था। 9. लेखन का प्रयोग। लेखन का प्रयोग केवल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि डिक्शनरी, शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी रूप देने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानूनों को लागू करने के लिए भी किया जाता था। उरुक के राजा एनमरकर के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि उन्होंने व्यापारिक संदेश भेजने के लिए सबसे पहले लेखन की शुरुआत की थी, ताकि राजाओं के बीच संचार बना रहे। 10. दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण में बस्तियां बसने लगी थीं। ये शहर 3 तरह के थे: मंदिरों के चारों ओर विकसित शहर, व्यापारिक शहर और शाही शहर। शुरुआती मंदिर छोटे थे, जो कच्ची ईंटों से बने होते थे और किसी साधारण घर जैसे दिखते थे। लेकिन समय के साथ मंदिर बड़े होते गए। लोग वहां अन्न, दही और मछली चढ़ाते थे।
राजाओं ने इन मंदिरों का विस्तार किया और युद्ध के बंदियों को मंदिर के कामों में लगाया। राजा और मंदिर प्रशासन ही समाज की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। 11. शहरी जीवन। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, पति पत्नी और बच्चे को आदर्श माना जाता था। उर जैसे शहरों में खुदाई से पता चला है कि वहां गलियां बहुत संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, नालियां घरों के अंदर होती थीं। लोग अपने घरों का कूड़ा बाहर गलियों में फेंक देते थे। वहां अंधविश्वास भी प्रचलित था, जैसे कि अगर घर का दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी पति के लिए कष्टकारी होगी। 12. पशुचरक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा ऊपरी हिस्से पर मारी शहर एक शाही राजधानी के रूप में उभरा। यहां खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ होते थे। चरवाहे अपने पशुओं के बदले किसानों से अनाज और कपड़ा लेते थे। मारी शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि फरात नदी के रास्ते तुर्की, सीरिया और लेबनान जाने वाले व्यापारिक बेड़े यहीं से होकर गुजरते थे। 13. मारी में जिम्रीलिम का राजमहल। 1810-1760 ईसा पूर्व। मारी का राजमहल उस समय की दुनिया का सबसे विशाल और भव्य भवन था। यहां राजा जिम्रीलिम का निवास था। इस महल में 260 कमरे थे और यह 2.4 हेक्टेयर में फैला था। ये इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर के राजा इसे देखने आते थे। महल के अंदर ही राजा का दरबार, रिहायशी कमरे और अनाज के गोदाम थे। 14. मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। मेसोपोटामिया में खुदाई का काम बहुत कठिन और समय लेने वाला था। इतिहासकारों ने वहां की मिट्टी की परतों का अध्ययन करके पुराने घरों, मंदिरों और गलियों का पता लगाया। उर और उरुक जैसे शहरों की खुदाई से हजारों की संख्या में पट्टिकाएं और वस्तुएं मिली हैं, जो हमें उस समय के लोगों के खान पान, रहन सहन और व्यापार के बारे में बताती हैं। 15. मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों से बहुत प्यार करते थे। जब युद्ध में उनके शहर नष्ट हो जाते थे तो वे कविताओं के माध्यम से उन्हें याद करते थे। गिलगैमिश महाकाव्य में भी उरुक शहर की सुंदरता और उसकी मजबूत दीवारों का वर्णन मिलता है। शहर उनके लिए गौरव और सभ्यता का प्रतीक थे। 16. लेखन कला की देन। दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित है। 1800 ईसा पूर्व की पट्टिकाओं में गुणा भाग की तालिकाएं, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब मिले हैं। उन्होंने ही एक वर्ष को 12 महीनों में, एक महीने को 4 सप्ताह में और एक दिन को 24 घंटों में बांटा। सूर्य और चंद्र ग्रहणों का रिकॉर्ड रखना और तारों की स्थिति का अध्ययन करना भी उन्हीं की देन है। आज हम जो 60 मिनट और 60 सेकंड वाला समय देखते हैं वो मेसोपोटामिया की ही विरासत है।